Hello everyone, I am Mudassir Hamid and this is Radiance Biology Classes। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एग्स एंड देयर टाइप्स की। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द डिटेल्ड प्रोसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हम फर्टिलाइजेशन के बारे में सीखेंगे, बात करेंगे, राइट। तो लेट मी टेल यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्स्ट। आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फर्टिलाइजेशन इज जस्ट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। Fusion of male and female gamete to produce a complex diploid cell known as zygote। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाए और एक डिप्लॉइड कॉम्प्लेक्स सेल बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स डिप्लॉइड सेल का नाम जाइगोट है, राइट। मतलब जाइगोट डिप्लॉइड है। हाँ, एक और बात यहां पर ध्यान में रखनी है कि मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, दे आर हैप्लॉइड। तो हम अच्छे से डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हैप्लॉइड मेल गैमीट हैप्लॉइड फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होके डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है, राइट। ह्यूमंस में ये फर्टिलाइजेशन होता कैसे है एंड वेयर इट इज ऑकर्ड, आपको पता होगा कि इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स, ओवरी से जो एग निकला, दैट एग विल बी एट सेकेंडरी oocyte स्टेज। मैंने ये सब अपने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस इन ऑर्डर टू गेट दोज वीडियोस। तो पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि फीमेल ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है, फीमेल गैमीट रिलीज होता है, एग रिलीज होता है, दैट एग इज एट सेकेंडरी oocyte स्टेज। रिलीज होने के बाद वो पहुंचेगा फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब में, राइट। लेट मी ड्रॉ अ सिंपल स्ट्रक्चर फर्स्ट। तो ये मान लीजिए ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आसान सा हम अपने समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हाँ जी, ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही आसान सा, सिंपल सा स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम अपने पिछले वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं।
तो ये मान लीजिए यहां पर दिस इज ओवरी, राइट, एंड ओवरी ने रिलीज किया हुआ है, यहां से रिलीज हुआ है और वो यहां पर पहुंच चुका है, दिस, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज the ovum which is present at the which is present in the fallopian tube. आपको याद रखना है कि ये ओवम जो है इट इज प्रेजेंट एट सेकेंडरी oocyte स्टेज। यही ओवम जो ओवरी से रिलीज हुआ है ओव्यूलेशन प्रोसेस में हेप्लॉइड फीमेल गैमीट है। ये फैलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट मैं बता चुका हूं। पहला पार्ट इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम के आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम फिम्ब्रिया बोलते हैं। इन्फंडिबुलम के बाद आएगा एम्प्यूला। तो ये ओवम फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में वेट ऑलरेडी कर रहा है। एम्प्यूला के बाद में इस्थमस एंड दिस इज यूटरस। दिस इज uterus. Here this tube, this canal is the vaginal canal. Write this like this. This is the vaginal canal. This is सर्विक्स। ये है कहानी हमारी। तो होगा क्या, सबसे पहले यहां से आएगा सेमेन। आपको पता होगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग क्वाइटस, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब मेल का क्लाइमैक्स आता है, ऑर्गेज्म आता है, ऑर्गेस्मिक स्टेज पे जो मेल है, मेल वजाइना में यहां पर हाई अप हेयर डिपॉजिट कर देता है द लिक्विड, दैट लिक्विड इज नोन एज सेमेन। कितना सेमेन डिपॉजिट करेगा? इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 ml टू 5 ml। 1.5 ml से लेके 5 ml तक semen high up in the vaginal canal near the cervix has been deposited by the male into the genital tract of the female, right? ये जो semen होगा 1.5 ml से लेके 5 ml, एवरेज इज 3.5 ml। हाँ जी, एवरेज में 3.5 ml। इसमें लगभग 200 मिलियन टू 500 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। जो यहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वजाइना के ऊपर वाले पार्ट में, सर्विक्स के नजदीक वाला जो पार्ट है, वहां पर सेमेन डिपॉजिट हुआ 1.5 ml से लेके 5 ml तक, बट एवरेज वैल्यू इज 3.5 ml। इस 1.5 ml से 5 ml सेमेन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 200 टू 500 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। इज इट ओके? उसके बाद विद इन अबाउट 1 मिनट एक मिनट के अंदर आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, आफ्टर क्वाइटस, आफ्टर कॉपुलेशन, क्वाइटस के सेक्सुअल इंटरकोर्स के 1 मिनट बाद जो ये सेमेन यहां पर डिपॉजिट हुआ, इस सेमेन को हम इजैकुलेट भी बोलते हैं। ये इजैकुलेट कोगुलेट होगा, कोगुलेशन ऑफ ejaculate. And what is ejaculate? Ejaculate is the deposited semen.
लेकिन इसका कोआगुलेशन टेम्पररी है, कोआगुलेशन ऑफ इजैकुलेट। क्यों? टू टेम्पोररीली रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स। कुछ देर तक स्पर्म मूवमेंट को रोकना था। कोर्स के 1 मिनट के बाद, इजैकुलेशन के 1 मिनट के बाद कुछ टाइम के लिए कोगुलेट हो गया ताकि ये स्पर्म्स का मूवमेंट रुक जाए कुछ टाइम के लिए, राइट। थोड़ा सा और टाइम हो गया, 10 मिनट 20 मिनट, 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर, विद इन अबाउट 20 to 30 minutes after ejaculation, ejaculation के 20 से 30 मिनट के बाद what happens, आपको मैंने बताया है सेमेन के अंदर प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी होता है, सेमिनल वेसिकल वाला फ्लूइड भी होता है। तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर एक एंजाइम होता है, दैट एंजाइम, an enzyme of prostatic fluid। ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड है कहां भैया? सेमेन के अंदर ही है। Semen, what is semen? Semen is a combination of prostatic fluid plus seminal vesical fluid plus sperms plus epididymic fluid and all that, ठीक है ना। तो इस सेमेन के अंदर ऑलरेडी प्रोस्टेटिक फ्लूइड मौजूद है। उस प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम इस कोगुलम को फ्री करता है, इसका कोगुलेशन कमजोर करता है और अब स्पर्म्स मूवमेंट करने लगते हैं। This enzyme, which is present in prostatic fluid of the semen, what it does, it destabilizes the coagulum. Destabilizes the coagulum, right? Coagulum destabilize हो गया and important चीज ये है and sperms start to move. Sperms start to move. ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। कहां इनको मूव करना है, किधर इनको जाना है? They will start to move in upward direction. पहले तो सर्विक्स में आएंगे, सर्विक्स में आने के बाद सर्विक्स को क्रॉस करके यूट्रस में आएंगे, राइट। दे हैव टू मूव, दे विल स्टार्ट मूव। इनको मूव करना है, मूव करके पहुंचना है इनको फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पोर्शन में। इनका टारगेट एम्पुला पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब है। क्यों? क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में वेट कर रहा है ओवम, which is present in the secondary oocyte stage। इन स्पर्म्स का टारगेट वही है, उसमें से एक स्पर्म उसके साथ फ्यूज होएगा, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज इनिशिएटेड, दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज स्टार्टेड। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये स्पर्म्स जब यूट्रस में पहुंचेंगे, यूट्रस के अपर पार्ट में, ध्यान से सुनिएगा, यूटरस के अपर पार्ट में, अपर पोर्शन में, अपर पोर्शन मतलब फैलोपियन ट्यूब के नजदीक वाला हिस्सा, यूटरस का अपर पोर्शन, द पोर्शन विच इज क्लोजर टू द फैलोपियन ट्यूब। वहां पहुंचते पहुंचते इन स्पर्म्स का मूवमेंट, रेट ऑफ मूवमेंट, स्पीड ऑफ मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा। और तो और यूट्रस से लेके यहां तक का रास्ता जो है, इस रास्ते में इन स्पर्म्स का एक बहुत ही मैं क्या बोलूं, एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस होगा, एक बहुत ही चेंज होगा इनके बिहेवियर में। मतलब अभी ये स्पर्म्स मैच्योर हैं, दे आर मैच्योर, लेकिन अभी जब ये स्पर्म्स यहां पर हैं, they are mature but they don't have ability to fertilize this ovum। अभी इनमें fertilizing capability नहीं है। सर्विक्स से यूट्रस को क्रॉस करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते पहुंचते जो ये रास्ता है, इस रास्ते में
इस वे में, इस पास में इन स्पर्म्स का और ज्यादा मैच्योरेशन होगा। मतलब यहां तक पहुंचते पहुंचते स्पर्म्स दे विल बी नाउ एबल टू फर्टिलाइज द ओवम, राइट। तो यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा, द वर्ड इज कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन, what is capacitation? Capacitation is the process that makes the sperms competent to fertilize the ovum. Process that makes the sperms competent to fertilize the ovum. स्पर्म्स को कॉम्पिटेंट बनाएगा फर्टिलाइज करने के लिए ये प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम है कैपेसिटेशन। एंड दिस प्रोसेस टेक्स अबाउट 5 to 6 hours। मेरे कहने का मतलब है, जैसे ही स्पर्म्स दे आर ऑलरेडी मैच्योर, लेकिन इनमें फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे ही स्पर्म्स सर्विक्स वाले रीजन को क्रॉस करेंगे, यूट्रस में आएंगे, तो इनका कैपेसिटेशन स्टार्ट हो गया। कैपेसिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये स्पर्म्स कंपीटेंट बनेंगे। किसके कंपीटेंट? दे विल बिकम कंपीटेंट एनफ टू फर्टिलाइज दिस ओवम। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते ये स्पर्म्स कंपीटेंट हो जाएंगे। स्पर्म्स को कंपीटेंट बनाना, कंपीटेंट किस लिए? कंपीटेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम कैपेसिटेशन बोलते हैं। And where this capacitation occurs? This capacitation occurs inside the female reproductive tract, particularly in the uterus region. Inside female reproductive tract, particularly uterus. राइट एक और बात का हमको ध्यान रखना है, यहां तक पहुंचते पहुंचते स्पर्म्स का पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब इजैकुलेशन हुआ, सेमेन यहां पर डिपॉजिट हुआ, 1.5 ml से लेके 5 ml तक सेमेन डिपॉजिट हुआ था, उसमें 200 से 500 मिलियन स्पर्म्स थे। लेकिन अपवर्ड मूवमेंट करते करते स्पर्म्स यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे स्पर्म्स पीछे रास्ते में ही मर जाएंगे। सम विल डाई, कुछ स्पर्म्स में मोटिलिटी खत्म हो जाएगी, कुछ स्पर्म्स यूट्रस के एंडोमेट्रियम उनको फैगोसाइटोस कर देगा एंड दे विल बी एब्सॉर्ब्ड। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ 100 या 200 स्पर्म्स ही फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएंगे, राइट। You need to remember this point as well. Only about 100 to 200 sperms reach the fallopian tube. Others will perish in the way. They will be either absorbed by the lining of the uterus, they will be either washed away, they will be either restricted, वहां पर ही रुक जाएंगे, उनकी मोटिलिटी खत्म होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक और पॉइंट याद रखने का है कि स्पर्म्स यहां से लेके यहां तक का सफर तय करते हैं। दे हैव टू ट्रैवल। इस मूवमेंट में इनको ताकत कहां से मिलती है? हाउ दे मूव? यस, स्पर्म्स का मूवमेंट, स्पर्म मूवमेंट। शायद आपको स्ट्रक्चर याद होगा स्पर्म का। मैंने अपने एक वीडियो में स्पर्म का और ओवम का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। मैंने आपको बताया था स्पर्म का जो हेड है, हेड के पीछे मिडिल पीस होगा, पहले नेक फिर मिडिल पीस। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रियन होगा। दैट माइटोकॉन्ड्रियन will, what will that do? Mitochondrion
सेमेन के अंदर फ्रक्टोस होता है, फ्रक्टोस इज द एनर्जी सोर्स। ये स्पर्म उसी फ्रक्टोस को यूज करेगा, माइटोकॉन्ड्रियन की मदद से फ्रक्टोस को ऑक्सीडाइज करेगा और एनर्जी निकालेगा। उस एनर्जी से स्पर्म का जो टेल होता है, टेल विल वाइब्रेट एंड दैट विल अलाउ द स्पर्म्स टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो मतलब स्पर्म मूवमेंट ऑकर्स बाय देयर ओन एफर्ट, स्पर्म्स के खुद के एफर्ट से, क्योंकि स्पर्म्स के पास एनर्जी सोर्स है, सेमेन में एनर्जी सोर्स है, दैट एनर्जी सोर्स इज फ्रक्टोस, और स्पर्म में खुद उसके मिडिल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन। तो फ्रक्टोस विल बी oxidized with the help of mitochondrion of the sperm in the middle piece of the sperm. एनर्जी इज रिलीज्ड, वही एनर्जी से स्पर्म का टेल फाइबर मूव करेगा, वाइब्रेट करेगा एंड द स्पर्म्स विल प्रोपेल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। प्लस यूट्रस वॉल, जेनेटल ट्रैक्ट का जो वॉल है इट इज मस्कुलर, इसका जो कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, कॉन्ट्रैक्शंस of the wall of genital tract, they also help in the upward movement of the sperms. तो खैर sperms move करते हैं by the effort of the wall of the genital tract plus by their own effort, और रास्ते में बहुत सारे स्पर्म्स एब्जॉर्ब होते हैं, मर जाते हैं, पीछे रह जाते हैं एंड फाइनली यहां तक 100 से लेके 200 स्पर्म्स पहुंचते हैं, ठीक है। अब इन 200 से या 100 to 200 स्पर्म्स में से एक स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज होगा। हाउ इट विल फ्यूज, वी विल एक्सप्लेन दिस इन अ डिटेल्ड मैनर। ओके, तो मान लीजिए ये है ओवम, सेकेंडरी oocyte, ये रहा इसका न्यूक्लियस, क्योंकि एल एसिथल है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कोई योक नहीं होगा, it will be devoid of any yolk, without any yolk. ये रहा इस सेकेंडरी oocyte का ओवम का मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कभी कभार इसको हम विटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, राइट। थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर फिर से याद दिला देता हूं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है, that covering is known as zona pellucida. मैंने ओवम का और स्पर्म का स्ट्रक्चर अपने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मान लो दिस इज जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा एक सेकेंडरी मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, मैंने एग मेम्ब्रेन्स भी एक्सप्लेन किए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। जोना पेल्यूसिडा इट इज अ सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। आपको पता होगा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरीज, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स के जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं उन्हीं से ये बनता है। So this is zona pellucida. मैंने इसी सेकेंडरी oocyte को यहां पर जूम करके दिखाया हुआ है एंड दिस इज पेरीविटेलाइन स्पेस, पेरीविटेलाइन स्पेस, और रेड वाला जो है मेम्ब्रेन, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte। आपको यह भी याद होगा शायद
इस जोना पेलुसड़ा के बाहर एक और कवरिंग होता है, 2 or 3 लेयर्ड कवरिंग. That multi-layered covering of cells is known as corona radiata. Like this, ये रहा corona radiata. कोरोना रेडिएटा, एक और एग मेम्ब्रेन. Okay, so this is corona radiata, right? अभी देखो, इसके ऊपर ovum will release some glycoproteins at the time of fusion with the sperm. स्पर्म के साथ फ्यूज होने के टाइम पर ये ओवम कुछ ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करेगा. Those glycoproteins are known as fertilizins. The glycoproteins जो कि ओवम के सरफेस के साथ अटैच हैं, जो ओवम ने खुद रिलीज किए हैं, इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम फर्टिलाइजेंस बोलेंगे. फर्टिलाइजेंस, मैं फिर से रिपीट करूंगा. फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स ओवम रिलीज करता है अपने सरफेस के ऊपर. ये फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं. अब आ गया स्पर्म, तो ये आ गया भैया यहां से स्पर्म. स्पर्म इज ग्लाइकोप्रोटीन फर्टिलाइजिंग के साथ फ्यूज हुआ. लेकिन कैसे फ्यूज हुआ? स्पर्म के हेड पे खुद भी एक प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, एसिडिक प्रोटीन. ये रहा स्पर्म हेड, ये रहा मिडिल पीस, और ये रहा, दिस इज द टेल. स्पर्म हेड के ऊपर भी कुछ एसिडिक प्रोटीन प्रोड्यूस होगा. दैट एसिडिक प्रोटीन present on the surface of the sperm head. That acidic protein present on the surface of the sperm head that acidic protein present on the surface of the sperm head is known as anti-fertilizing. राइट, तो ये जो चीज है, दिस इज एंटी फर्टिलाइजिंग. मैं फिर से रिपीट करूंगा. फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब स्पर्म्स एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गए, तो उस वक्त ओवम अपने सरफेस पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स रिलीज करता है. दोज ग्लाइकोप्रोटीन्स आर नोन एज फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स. और स्पर्म के हेड के ऊपर भी कुछ एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं. ये एसिडिक प्रोटीन्स इन ग्लाइकोप्रोटीन्स के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. तो एसिडिक प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर के साथ, फर्टिलाइजेंट्स दे एक्ट एज रिसेप्टर्स. इन रिसेप्टर्स के साथ एंटी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स फ्यूज हो जाते हैं. राइट, तो दिस इंटरैक्शन इज नोन एज fertilizing anti-fertilizing interaction. Fertilizing
एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरेक्शन। ठीक है, फर्टिलाइजिंग एक ग्लाइकोप्रोटीन है विच एक्ट्स एज अ रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द ओवम। इस रिसेप्टर के साथ स्पर्म हेड के ऊपर वाला एंटी फर्टिलाइजिंग जो कि एक एसिडिक प्रोटीन है फ्यूज हो गया, तब जाके स्पर्म्स एडहियर हो गए, अटैच हो गए ओवम के सरफेस के साथ। राइट? हां जी। अब आगे होगा क्या? अब आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, स्पर्म के हेड पे एक जबरदस्त स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है एक्रोसोम। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस। अगर मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा है तो आपने उनमें एक्रोसोम के बारे में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। राइट? तो स्पर्म हेड कंटेन्स एक्रोसोम। अब जैसे ही स्पर्म्स इस ओवम के साथ फ्यूज हो गए बाय मींस ऑफ फर्टिलाइजर एंटी फर्टिलाइजर इंटरेक्शन, अब करेगा एक्रोसोम अपना काम। एक्रोसोम विल शो एक्रोसोम रिएक्शन। स्पर्म का एक्रोसोम अब रिएक्शन दिखाएगा, एक्रोसोम रिएक्शन। व्हाट विल बी दिस एक्रोसोम रिएक्शन? लेकिन एक्रोसोम रिएक्शन बताने से पहले मैंने आपको जो फर्टिलाइजर एंटी फर्टिलाइजर इंटरेक्शन बताया, भैया ये क्यों होता है? व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? आप सोचिए जरा, अगर किसी और स्पीशीज का स्पर्म आ गया, किसी और स्पीशीज का अदर देन ह्यूमन स्पीशीज, अगर किसी और स्पीशीज का स्पर्म आ गया फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, राइट, उस स्पर्म के सरफेस के ऊपर जो एंटी फर्टिलाइजर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। देयरफॉर उस वक्त वो स्पर्म्स इन फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स के साथ फ्यूज नहीं हो पाएंगे एंड फर्टिलाइजेशन विल बी प्रिवेंटेड। फिर से रिपीट करता हूं, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन का एक बहुत ही जबरदस्त सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है? मैंने कहा फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर्स टू द फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ द स्पर्म। राइट? अगर किसी और स्पीशीज का स्पर्म आ गया, उस स्पीशीज के स्पर्म के ऊपर भी एंटी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल होगा, लेकिन उसका कंप्लीमेंटैरिटी इस ग्लाइकोप्रोटीन, इस फर्टिलाइजिंग के साथ नहीं होगा। देयरफॉर व्हाट विल हैपन? That other species sperm will not fuse with the fertilizing molecule of the human egg, और fertilization होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। Is it okay? इसका मतलब यह है कि fertilizing anti fertilizing interaction जो है, it is species specific। species specific मतलब इससे सेम स्पीशीज के ही स्पर्म्स उसी स्पीशीज के ओवम के साथ अटैच हो सकते हैं, अदर स्पीशीज के स्पर्म यहां पर अटैच नहीं हो सकते। राइट? हां जी। तो अटैच होने के बाद अब स्टार्ट होगा एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन मतलब एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म विल रिलीज सम एंजाइम्स। ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा। Those enzymes are known as sperm lysins। कौन कौन सा स्पर्म लाइसिन होगा पर्टिकुलरली मैं कुछ नाम लिखूंगा। फर्स्ट विल बी hyaluronides, hyaluronides। second will be corona penetrating enzyme, and third will be acrosin। ये तीन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। अभी देखें, जैसे ही ये इंट्रैक्शन होगा तो एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म सबसे पहले हाइलुरोनिडेस रिलीज करेगा। हाइलुरोनिडेस काम क्या करेगा? कोरोना रेडिएटा के सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं बाय मींस ऑफ अ सीमेंटिंग मटेरियल, लाइक दिस। कोरोना रेडिएटा के सेल्स के बीच में कुछ सीमेंटिंग मटेरियल होता है, जो सीमेंटिंग मटेरियल इनको एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच रखता है। राइट? लाइक दिस। हर जगह पर यही सीमेंटिंग मटेरियल होगा। इस सीमेंटिंग मटेरियल का नाम है हाइलुरोनिक एसिड।
अब हाइलुरोनिडेस एंजाइम क्या करेगा, ये इसी हाइलुरोनिक एसिड के ऊपर अटैक करेगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा। आई विल राइट हियर, इट विल रिजल्ट इन डाइजेशन ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। इसी म्यूकोपॉलीसेकेराइड की मदद से कोरोना रेडिएटा के सेल्स एक दूसरे से टाइटली अटैच रहते हैं। अब हाइलुरोनिक एसिड डाइजेस्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हाइलुरोनिडेस। इसका मतलब कोरोना रेडिएटा के सेल्स जो हैं दे विल लूजन अप, लूज हो जाएंगे। फिर आएगा काम किसका, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम का। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कुछ कोरोना रेडिएटा के कुछ सेल्स को वहां पर डाइजेस्ट कर देगा, राइट। इट विल बी रिजल्टिंग इन द डाइजेशन of some corona radiata cells. Right? रास्ता बना दिया इसने, और रास्ता बनने से स्पर्म का हेड जो है, स्पर्म जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते वो वो टच करेगा उसके बाद वाला जो लेयर होगा, दैट इज जोना पेल्यूसिडा, राइट। मैं दूसरे ड्राइंग में ये दिखाने की कोशिश करूंगा। हां जी, तो ये मान लीजिए ये था हमारा सेकेंडरी oocyte या ओवम वाला मेम्ब्रेन, राइट। ये था इसका न्यूक्लियस, ठीक है जी। ये जो है ये चीज क्या है, दिस इज जोना पेल्यूसिडा। ठीक है जी। अभी हुआ क्या है, ये रहे कोरोना सेल्स, कोरोना रेडिएटा वाले सेल्स। जी, तो हमने क्या किया, हमने आपको बताया कि जो स्पर्म का हेड था, वो स्पर्म का हेड एक्रोसोम रिलीज किया है कुछ एंजाइम्स जिनको हमने स्पर्म लाइसेंस बोला। स्पर्म लाइसेंस में पहले मैंने कहा हाइलुरोनिडेस ने हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट किया तो कोरोना रेडिएटा के सेल्स लूज हो गए। फिर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स ने यहां के सेल्स को डाइजेस्ट किया और स्पर्म हेड आगे पहुंचा, किसके साथ टच हुआ, जोना पेल्यूसिडा के साथ टच हुआ, राइट। जोना पेल्यूसिडा के साथ टच हुआ, ये इज इट ओके। अब देखिए, जोना पेल्यूसिडा के ऊपर भी एक रिसेप्टर होता है, बहुत जबरदस्त कहानी है ये। जोना पेल्यूसिडा ऑल्सो कंटेन्स अ रिसेप्टर, दैट रिसेप्टर इज नोन एज ZP3 रिसेप्टर। Zona pellucida contains a receptor. The receptor is known as ZP3 receptor. ZP3 receptor on the zona pellucida. ठीक, तो ये स्पर्म का हेड जो है आगे बढ़ेगा और इसी ZP3 रिसेप्टर जो कि स्पर्म हेड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसी ZP3 रिसेप्टर के साथ फ्यूज हो गया, अटैच हो जाएगा। मतलब हम आसान भाषा में बोलेंगे कि जोना पेल्यूसिडा के साथ ही अटैच हुआ बाय मींस ऑफ अ रिसेप्टर, दैट रिसेप्टर इज नोन एज ZP3 रिसेप्टर, राइट। एज अ रिजल्ट अब लास्ट वाला स्पर्म लाइसिन रिलीज होगा, दैट लास्ट वाला स्पर्म लाइसिन इज एक्रोसोम ऑल्सो रिलीजेस एन एंजाइम, मैंने कहा एक्रोसिन।
एक्रोसिन क्या काम करेगा? एक्रोसिन will help in the penetration of the zona pellucida. स्पर्म को मदद करेगा, यहां लिखूंगा मैं, वेयर, एक्रोसिन. What it does, helps the sperm to penetrate the zona pellucida. हाँ जी, जोना पिल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने में मदद करेगा एक्रोसिन. ठीक है, तो फाइनली होगा क्या, ये पूरा का पूरा स्पर्म हेड जोना पिल्यूसिडा के साथ, जोना पिल्यूसिडा को पेनिट्रेट करेगा और फ्यूज हो जाएगा किसके साथ? इट फ्यूजेस विद द मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte. उसके लिए मुझे एक और ड्राइंग बनानी पड़ेगी. आई विल ड्रॉ दैट पिक्चर हियर. हाँ जी, तो ये रहा हमारे पास सेकेंडरी oocyte का मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोले या कभी कभार विटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. और ये रहा जोना पिल्यूसिडा. जोना पिल्यूसिडा को अब स्पर्म हेड ने पेनिट्रेट किया है, राइट, और स्पर्म का मेम्ब्रेन फ्यूज हो चुका है किसके साथ? सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो चुका है, लाइक दिस. ये रहे कोरोना रेडिएटा के सेल्स. Okay, the sperm head has now fused with the membrane of the secondary oocyte. जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, इस सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन में, दिस इज सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन, इसके मेम्ब्रेन में पोटेंशियल चेंज होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसमें चेंज होगा. The fusion of the sperm head with the secondary oocyte membrane, what it does, it will result in the change in the membrane potential of the oocyte membrane. Change in membrane potential. हाँ जी, इस सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वैल्यू चेंज हो गया. दिस चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी oocyte, व्हाट इट डज, ये बाकी स्पर्म्स को अंदर नहीं आने देगा. बाकी स्पर्म्स को अंदर नहीं आने देना मतलब इट विल चेक पॉलीस्पर्मी, राइट. दिस प्रोसेस ऑफ चेकिंग ऑफ पॉलीस्पर्मी, देखिए अगर एक स्पर्म अंदर गया तो मोनोस्पर्मी, अगर बहुत सारे स्पर्म्स सेकेंडरी oocyte के अंदर चले गए तो प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलीस्पर्मी. उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, राइट. तो पॉलीस्पर्मी को नहीं होने देना है. पॉलीस्पर्मी को पहले तो बचाता है यही, सेकेंडरी oocyte का मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो गया. इट विल प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, राइट. पॉलीस्पर्मी को रोकने वाला ये तरीका, कौन सा तरीका? The change in the membrane potential of the secondary oocyte. This method of the prevention of the polyspermy is known as fast block polyspermy. Fast block polyspermy. Fast block polyspermy.
पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो गया, बहुत ही फास्ट ब्लॉक हो गया. इट इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन. राइट. तो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप भैया ये होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, यहां से निकलेगा स्पर्म का न्यूक्लियस. दिस इज स्पर्म न्यूक्लियस. ये रहा सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस. आपको याद होगा सेकेंडरी oocyte की न्यूक्लियस में जो मियोसिस सेकंड डिवीजन था, सेकेंडरी oocyte में जो मियोसिस सेकंड डिवीजन था, दैट वाज अरेस्टेड एट विच स्टेज, वो अरेस्ट हो चुका था एट विच स्टेज, मेटाफेज 2 में. अब जैसे ही ये जोना पेल्यूसिडा के साथ अटैच हुआ, सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ, तो इसका मियोसिस सेकंड प्रोग्रेस हो जाएगा. मैं लिखूंगा मियोसिस सेकंड कंप्लीटेड. मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने के साथ साथ मेल न्यूक्लियस में, स्पर्म न्यूक्लियस के अंदर के जो क्रोमोसोम्स हैं, वो क्रोमोसोम्स इस सेकेंडरी oocyte के क्रोमोसोम्स के साथ पेयर होंगे. मैंने लिखा पेयरिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम क्रोमोसोम्स. अब तो ये ओवम है. पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम ऑकर. स्पर्म्स और ओवम, स्पर्म और ओवम के क्रोमोसोम्स का पेयर होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस. एम्फीमिक्सिस. राइट. एम्फीमिक्सिस. दूसरा एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, इस सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो दूसरी पोलर बॉडी भी रिलीज होगी. राइट. सेकेंड पोलर बॉडी इज ऑल्सो रिलीज्ड. यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल. ठीक है. साइमल्टेनियसली एक और काम होगा. कौन सा काम आप ध्यान में रखेंगे, यहां पर सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन के नीचे कुछ छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं. These granules are known as cortical granules. Cortical granules. Cortical granules क्या काम करेंगे? Cortical granules will secrete some enzymes. ये कुछ chemical substances secrete करेंगे into the perivitelline space. They will release some chemical substances into the perivitelline space. Right? तो कहां लिखूं? यहां लिखता हूं. Let me rub this diagram now. Cortical granules. What they do, they secrete chemicals into the perivitelline space. Right? इससे क्या होगा? इससे फर्टिलाइजेशन, इससे सेकेंडरी oocyte का जो मेम्ब्रेन है, इट विल बी हार्डन्ड, हार्ड हो जाएगा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मतलब जोना पेल्यूसिडा की तरफ थोड़ा सा लिफ्ट हो जाएगा. तो इट विल रिजल्ट इन हार्डनिंग एंड लिफ्टिंग अप ऑफ सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन. राइट. अब इस सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन को हम सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे. नाउ दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन.
नाउ इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन गया। ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन भी फर्दर स्पर्म्स को अंदर नहीं आने देता। मतलब दिस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, this hardened and lifted membrane of the secondary oocyte, it also prevents the entry of further sperms. Entry of further sperms को हम पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। It means ये वाला जो प्रोसेस है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से केमिकल स्क्रीट होना, उस केमिकल स्क्रीट होना कहां पर? पेरिविटलाइन स्पेस में। उस केमिकल सब्सटेंस से सेकेंडरी oocyte का मेम्ब्रेन हार्ड होना और थोड़ा लिफ्ट होना जोना पेल्यूसरा की तरफ, मतलब गैप कम होना। Therefore, the membrane is now known as a fertilization membrane. This whole reaction is known as cortical reaction. और इस cortical reaction से क्या हुआ? It also prevents polyspermy. It also blocks the entry of more sperms into the interior of the secondary oocyte. पॉलीस्पर्मी को बचाने वाला ये तरीका it is known as slow block polyspermy. Here I will write slow block polyspermy. Slow block पॉलीस्पर्मी। मतलब आसान भाषा में यह है कि पॉलीस्पर्मी को हम दो तरीकों से ब्लॉक कर सकते हैं। रादर पॉलीस्पर्मी ह्यूमन फर्टिलाइजेशन के दौरान दो तरीके से ब्लॉक होती है। फर्स्ट वन इज द फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी इज ऑकरिंग बिकॉज ऑफ द एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम ने रिलीज किया एक्रोसिन ने जोना पेलिसोडा को डाइजेस्ट किया, तो स्पर्म हेड पेनिट्रेट हुआ, उसने फ्यूज किया किसके साथ? सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज किया। सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते ही सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आ गई, तो फिर वो बाकी स्पर्म्स को अंदर नहीं आने दिया। दिस prevention of the entry of the further sperms is known as fast block polyspermy. And here मैंने कहा जैसे ये फ्यूजन हुआ स्पर्म हेड का सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन के साथ, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी हो गया। साइमल्टेनियसली इन द मीन टाइम सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन के नीचे जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, दोज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स व्हाट दे डू, दे रिलीज सम केमिकल सब्सटेंसेस इनटू द पेरिविटलाइन स्पेस। पेरिविटलाइन स्पेस में वो केमिकल सब्सटेंसेस क्या करते हैं? वो हार्ड और लिफ्ट होने से it has been converted into fertilization membrane, और ये fertilization membrane further sperms को अंदर नहीं आने देगा। This is also a check to the entry of the further sperms. And this process is known as slow block to polyspermy. Right? तो फाइनली क्या होगा? एम्फीमिक्सिस तो हो ही चुका है। अगर स्पर्म के अंदर साइटोप्लाज्म है, वैसे तो स्पर्म के अंदर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। स्पर्म के कंटेंट्स इस सेकेंडरी oocyte इस ओवम के कंटेंट्स के साथ फ्यूज हो जाएंगे, एंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ सिंगैमी इज कंप्लीटेड एंड अ डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड। राइट? हो गया जाइगोट, बन गया जाइगोट, एंड ऑल दिस प्रोसेस हैज बीन ऑकरिंग, इट हैज ऑकर्ड इनसाइड द एम्पुला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये सारी कहानी आई होप कि आपको समझ आई होगी। प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट्स बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर योर डाउट्स। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में अपना डाउट नहीं डालना चाहते तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल आईडी। द ईमेल आईडी इज खरादी मुदस्सिर, KHARADIMUDASSIR @gmail.com। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।